हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में सॉल्व करवा रही हूँ। ऑफलाइन वाले सभी पेपर के क्वेश्चन में सॉल्व करवा चुकी हूँ। जिस क्रम में पेपर हुए हैं उसी क्रम में मैंने सॉल्व करवाई है, एक भी पेपर नहीं छोड़ा है। अब मैं कुछ ऑनलाइन वाले पेपर करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ऑनलाइन कैसा पेपर आया था। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। 6 पेपर में ऑनलाइन वाली करवा चुकी हूँ। आप लोग वीडियो देख सकते हैं। मैंने प्ले लिस्ट बना दी है जहां पर आप सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा एसएसटी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करवा रही हूँ। अभी आप लोगों के पास समय है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ना जरूरी भी है। ऑनलाइन वाले पेपर में इसलिए करवा दे रही हूँ क्योंकि इसमें आपको कुछ नए प्रश्न देखने को भी मिलेंगे जो प्रश्न ऑफलाइन वाले पेपर में नहीं पूछे गए हैं लेकिन ऑनलाइन पूछे गए हैं। तो वो प्रश्न नए हैं, इसलिए ये ऑनलाइन वाले पेपर में करवा रही हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और एसएसटी की वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो यदि आप पेपर सेकंड देने वाले हैं और आपका सब्जेक्ट एसएसटी है तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। एसएसटी का पोर्शन 60 नंबर का है, आप लोग जानते ही हैं, और कई प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, जिस प्रकार बायां दायां सापेक्ष है उसी प्रकार पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल यह सापेक्ष होता है। पृथ्वी गोल है। वास्तव में हम भारत के लोग नीचे दिए गए किस देश के लोगों के सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे हो सकते हैं? पहला विकल्प दिया गया है अल्जीरिया, दूसरा विकल्प दिया गया है अर्जेंटीना, तीसरा विकल्प दिया गया है अलास्का यानी यूएसए और चौथा है लीबिया। तो जिस प्रकार बायां दायां सापेक्ष है उसी प्रकार पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल यह सापेक्ष होता है और पृथ्वी गोल है। अब इस प्रश्न को अच्छे से समझने के लिए यदि आप ग्लोब में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब इसमें ये पूछा गया है कि हम भारत के लोग नीचे दिए गए किस देश के लोगों के सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे हो सकते हैं, तो वह है अर्जेंटीना। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, पशुओं के अनियमित व्यवहार के एक आश्चर्यजनक उदाहरण ने जब आदिवासियों को आने वाली आपदा के बारे में संकेत दिए थे इस दौरान देखा गया था। पहला है हिंद महासागर की सुनामी 2004, गुजरात का भूकंप 2001, कश्मीर की बाढ़ 2014 और केदारनाथ का भूस्खलन 2013। तो दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी ने दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों के तटों को प्रभावित किया था। अंडमान द्वीप समूह के जंगलों में रहने वाली कुछ जनजातियों ने देखा कि जानवर अलग तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, तो उन्हें किसी खतरे का अंदाजा हो गया, तो वे सुरक्षित स्थान पर चले गए थे। तो इस तरीके से उनकी जान बच गई थी। तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा, हिंद महासागर की सुनामी जो 2004 में आई थी। पहला विकल्प इसमें सही है और यही पूछा गया है कि पशुओं के अनियमित व्यवहार के एक आश्चर्यजनक उदाहरण ने जब आदिवासियों को आने वाली आपदा के बारे में संकेत दिए थे, तो इस दौरान हिंद महासागर की सुनामी आई थी 2004 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा द्वीप क्या है? पहला है द्वीप के रूप में एक शहरी क्षेत्र जो सौर ऊर्जा पर निर्भर है। दूसरा है वह द्वीप जिस पर कोई व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं। तीसरा है वह शहरी या महानगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म है। और चौथा है वह ग्रामीण क्षेत्र जिसका अपने आसपास के क्षेत्रों से उच्च तापमान है। तो ऊष्मा द्वीप क्या है ये पूछा गया है। तो वह शहरी या महानगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म है, ऊष्मा द्वीप कहलाता है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवों को उनके आकार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है? पहला विकल्प लिखा है विषाणु जीवाणु कवक शैवाल, दूसरा है जीवाणु विषाणु कवक शैवाल, तीसरा है शैवाल कवक जीवाणु विषाणु और चौथा है कवक शैवाल जीवाणु विषाणु।
तो इसमें हमें बताना है जीवों को उनके आकार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में। तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा। जो विषाणु होते हैं ये सबसे छोटे होते हैं और जीवाणु विषाणु से बड़े होते हैं। उसके बाद होते हैं कवक, फिर होते हैं शैवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? पहला है अमरबेल पौधा, दूसरा है शैवाक यानी लाइकेन, तीसरा है शैवाल होगा यहाँ पर, तीसरा है पिचर पौधा यानी कि पिचर प्लांट घटपर्डी जिसे कहते हैं, और चौथा है कैक्टस। तो कीटभक्षी पौधा है घटपर्डी यानी पिचर प्लांट, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो ये जो पौधा होता है इसका आकार होता है घड़े जैसा और इसका मुंह एक पत्ते से ढका होता है। इसमें एक विशेष गंध आती है जो कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है और कीड़े उसमें फंस जाते हैं और फिर बाहर नहीं निकल पाते। यह जो पौधा है ये भारत में मेघालय में पाया जाता है। इसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। ये जिस जगह पाया जाता है वहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है और उस कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों का शिकार करते हैं। तो साथ में आप ये सब भी याद रखिएगा, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसके अलावा जो कीटभक्षी और पौधे हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप है, सनड्यू है, ये भी कीटभक्षी पौधे हैं, तो इनके नाम भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है पाठ हुतुतु हुतुतु में कर्णम मल्लेश्वरी है। पहला विकल्प है एक मुक्केबाज, दूसरा है एक व्यायामी, तीसरा है एक भारोत्तोलक और चौथा है एक हॉकी खिलाड़ी। तो कर्णम मल्लेश्वरी एक भारोत्तोलक है यानी वेट लिफ्टर है, तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। इनका संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है, तो ये भी याद रखिएगा, ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप रेलवे स्टेशन पर हैं। अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए आप सबसे पहले ठीक उत्तर में 50 मीटर चलते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर चलते हैं, फिर ठीक उत्तर में 300 मीटर चलते हैं और अंत में ठीक पश्चिम में 160 मीटर चलकर परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं। परीक्षा केंद्र के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की दिशा है। आप सभी लोग जानते हैं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, मैंने कई बार बताया है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर होता है और नीचे होता है दक्षिण। अब जैसा जैसा कहा गया है उसी के अनुसार हम अपना चित्र बना लेंगे और दिशा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले लिखा है कि आप सबसे पहले ठीक उत्तर में 50 मीटर चलते हैं। तो समझ लीजिए कि आप यहाँ पर हैं, आप उत्तर में चले हैं 50 मीटर, ऊपर की तरफ चलिए, ऊपर उत्तर होता है 50 मीटर। उसके बाद लिखा है फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर चलते हैं। ठीक है, पूर्व में 100 मीटर चलते हैं। उसके बाद लिखा है फिर ठीक उत्तर में 300 मीटर की दूरी और अंत में ठीक पश्चिम में 160 मीटर चलते हैं। तो अब आपको ये 300 मीटर की दूरी तय करनी है। उत्तर में चलना है 300 मीटर, चल दिए हम उत्तर में 300 मीटर। उसके बाद कहाँ चले हैं, ठीक पश्चिम में 160 मीटर। एक 160 मीटर हम पश्चिम में चले और यहाँ पर हम अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए। अब क्या लिखा है, परीक्षा केंद्र के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की दिशा। ये रेलवे स्टेशन था, हमें ये दिशा बतानी है। तो ये दिशा हो गई दक्षिण और पूर्व। नीचे दक्षिण होता है और थोड़ा पूर्व की तरफ भी है रेलवे स्टेशन, तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। हमें परीक्षा केंद्र के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की दिशा बतानी थी। आप प्रश्न जब भी पढ़ें बहुत ध्यान से पढ़ें कि किसके सापेक्ष दिशा पूछी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है बाघ के बारे में सभी तथ्यों को पहचानिए, सभी सही तथ्यों को पहचानिए। पहला लिखा है बाघ की मूंछें उन्हें अंधेरे में गति करने तथा शिकार को ढूंढने में मदद करती हैं। तीसरा है बाघों के कान अलग अलग दिशा में हिल सकते हैं। तीसरा है बाघ की दहाड़ 5 किलोमीटर दूर सुनाई देती है। और चौथा लिखा है बाघ अपने क्षेत्र को जो अनेकों किलोमीटर का दायरा होता है अपने पेशाब से अंकित करता है। तो बाघ जो होता है
रात में मनुष्यों की तुलना में 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ के शरीर पर न केवल पीले और काले रंग के फर होते हैं बल्कि उसके शरीर पर पीली और काली धारियां भी होती हैं। बाघ की मूछें बहुत संवेदनशील होती हैं। ये हवा में हलचल और कंपन को महसूस कर सकती हैं। और जो बाघ होते हैं इनके सुनने की क्षमता भी बहुत तेज होती है। ये पत्तों की सरसराहट और घास पर किसी जानवर के चलने की आवाज में फर्क कर सकते हैं। इनके जो कान होते हैं ये अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं। और बाघ जो है अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग आवाज भी निकालता है। अब इसमें जो सही है वह हमें बताने हैं। तो पहला सही लिखा हुआ है, बाघ की मूछें अंधेरे में गति करने तथा शिकार को ढूंढने में मदद करती हैं, ये सही है। बाघों के कान अलग अलग दिशाओं में हिल सकते हैं, ये भी सही है। बाघ की दहाड़ 5 किलोमीटर तक सुनाई देती है, ये गलत है क्योंकि इनकी दहाड़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। सी गलत हो गया और डी भी सही लिखा है। ए बी डी सही है, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। गोलकुंडा किले का निर्माण किया गया था। पहला है हैदराबाद के निजामों द्वारा, दूसरा है मुगलों द्वारा, तीसरा है कुतुब शाही सुल्तानों द्वारा और चौथा है दिल्ली सल्तनत के शासकों द्वारा। तो गोलकोंडा किले का निर्माण करवाया गया था कुतुब शाही सुल्तानों द्वारा, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और गोलकोंडा का जो किला है ये तेलंगाना राज्य में है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पशु वस्तुओं को श्वेत श्याम रंग में देख पाते हैं? बहुत ही शुद्ध हिंदी लिखी हुई है। श्वेत का मतलब है सफेद, श्याम का मतलब है काला। पहला है चमगादड़ उल्लू कांटा चूहा, दूसरा है चूहा सांप कुत्ता, तीसरा है बिल्ली गाय उल्लू और चौथा है चमगादड़ सांप शेर। तो श्वेत श्याम रंग में वस्तुओं को देख पाते हैं चमगादड़ उल्लू और कांटा चूहा, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये निशाचर होते हैं, ये भी याद रखिएगा, निशाचर जंतु इन्हें कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है मृत एवं सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण है। पहला है घास, दूसरा है कुत्ता, तीसरा है खुमी और चौथा है कुसकुटा या अमर बेल। तो मृत एवं सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण है मशरूम, कुकुरमुत्ता जिसे कहते हैं। यहाँ पर ज्यादा ही शुद्ध हिंदी लिखी हुई है, इंग्लिश में देखिए मशरूम लिखा हुआ है, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खरीफ की फसलों को वर्षा के मौसम के आरंभ में बोया जाता है तथा इन्हें मानसून यानी बरसात की फसल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ की फसल का उदाहरण है? पहला है धान मक्का सोरगम बाजरा, दूसरा है चना गेहूं मटर सरसों, तीसरा है गेहूं मटर सरसों कपास और चौथा है चना धान कपास सरसों। तो खरीफ की जो फसलें होती हैं इन्हें मानसूनी फसलों के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनकी जो खेती है मानसून के मौसम में की जाती है। इनकी जो बुआई है, इनकी बुआई शुरू हो जाती है जून में और इनकी कटाई है नवंबर तक, इनकी कटाई कर ली जाती है। और इसमें चावल मक्का बाजरा रागी ज्वार सोयाबीन मूंगफली कपास ये सब उगाया जाता है। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जो रबी की फसलें हैं उनके बारे में भी याद रखिए। रबी की जो फसलें हैं ये सर्दियों में बोई जाती हैं और वसंत ऋतु तक ये काट ली जाती हैं, जैसे कि मार्च में इनकी कटाई मार्च अप्रैल तक हो जाती है। अभी जो कटाई का समय चल रहा है, खेतों में गेहूं काटे जा रहे हैं, तो ये जो है रबी की फसल ही है। इसके अलावा जौ चना मटर सरसों अलसी ये सब भी रबी की फसलें ही होती हैं, तो ये भी याद रखिए। और जो जायद की फसल है ये रबी की फसल काटने के बाद जो थोड़ा सा समय मिलता है किसानों को उसमें जायद की फसल उगा ली जाती है। इसमें सब्जियां उगाई जाती हैं। इसके अलावा तरबूज है खरबूजा है खीरा है, ये सब भी
जायद की फसल में उगा लिया जाता है। तो 3 प्रकार की फसलें मैंने आपको बताई, रबी, खरीफ और जायद। याद रखिएगा, प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है? पहला है धान, दूसरा मक्का, तीसरा सोयाबीन और चौथा गेहूं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि गेहूं रबी की फसल है, तो चौथा विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है खरीफ की फसल नहीं है। धान, मक्का, सोयाबीन ये सभी क्या हैं? ये खरीफ की फसलें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कोई लड़का अहमदाबाद से एर्नाकुलम जाने के लिए 7 सितंबर 2022 को ट्रेन में सवार हुआ। ट्रेन अहमदाबाद से 21:45 बजे चली और 9 सितंबर 2022 को 9:15 बजे यानी 9:15 पर एर्नाकुलम पहुंची। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन 2055 किलोमीटर की दूरी चलती है तो ट्रेन की औसत चाल है। आप देखेंगे कि हर बार इसी तरीके का ही प्रश्न पूछा गया है। सब में दूरी दी जाती है और हमें बताया जाता है कि ट्रेन कब चली है और कब पहुंची है, यानी कि हम समय की गणना वहां से कर लेते हैं। दूरी हमें दी जाती है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। हम सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो दूरी हमें दी है 2055 किलोमीटर, लिख लेते हैं। समय कितना लगा है? समय कुल लगा है 35 घंटे 30 मिनट यानी 35.5 घंटे। भाग दे देंगे। समय की गणना हमने कैसे की है? ट्रेन चली है 7 सितंबर 2022 को 21:45 बजे चली है और 9 सितंबर को 9:15 बजे सुबह पहुंच गई है। तो जितना समय बीच में लगा है उसकी गणना हमने कर ली है, 35.5 घंटे का समय लगा है। भाग दे देंगे, हमें मिल जाएगा 57.88 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि आपका जो तीसरा विकल्प है 57.8, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कई बार मैंने आपको समय की गणना करना बताया भी है, तो आपको पता ही होगा, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं के सोने का सही समय है? पहला है बिल्ली 10 घंटे, दूसरा अजगर 12 घंटे, तीसरा गाय 4 घंटे और चौथा है जिराफ 6 घंटे। तो इसमें जो सही समय लिखा हुआ है वह हमें बताना है, तो इसमें तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। गाय जो है 4 घंटे सोती है। बाकी सभी गलत लिखे हुए हैं, क्योंकि बिल्ली जो है, बिल्ली सोती है 12 घंटे, इसमें लिखा है 10। अजगर अजगर सोता है, तो अजगर जो है करीब 18 घंटे सोता है और ठंड के मौसम में ये 20 से 22 घंटे भी सोता है। और जिराफ जो है ये मात्र 2 घंटे सोता है। तो साथ में ये सब भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, पर्यावरण अध्ययन कक्षा तीसरी के पाठ हमारे साथी जानवर की कहानी रानी का बाग में माली ने पक्षियों को बाग में आने से रोक दिया, कीड़े बढ़ गए और आम कम हुए। चेन्नम्मा इस कहानी को पढ़कर कहती है कि उसकी नानी मंदिर में पक्षियों को अनाज खिलाती है, इसीलिए कहानी में यह गलत दिया हुआ है कि पक्षी कीड़े खाते हैं। चेन्नम्मा निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित कर रही है? पहला है कच्चा कच्च अधगम को विद्यालय के बाहर से जोड़ना, दूसरा है पर्यावरण से संबंधित सरोकार के बारे में विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना, तीसरा है जंतुओं और उनके पर्यावरण के अंतर संबंधों की सराहना और चौथा है प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में सहज जिज्ञासा। तो पूछा गया है कि चेन्नम्मा क्या प्रदर्शित कर रही है? तो कच्चा कच्च अधगम को विद्यालय के बाहर से जोड़ रही है, पर्यावरण से संबंधित सरोकार के बारे में विश्लेषण, मूल्यांकन, ये सब इसमें तो नहीं हो रहा है, तो ये इसमें शामिल नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। जंतुओं उनके पर्यावरण के अंतर संबंधों की सराहना भी नहीं कर रही है। प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में सहज जिज्ञासा, ए और डी इसमें सही है, यानी कि तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 3 से 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर विषयगत यानी थीम आधारित दृष्टिकोण का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति के कारण किया गया है?
पहला है अंतरा अनुशासनात्मक, दूसरा है अनुशासनात्मक, तीसरा है अंतर अनुशासनात्मक और चौथा है पार अनुशासनात्मक। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है तीसरा विकल्प अंतर अनुशासनात्मक। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अंतर अनुशासनात्मक कई विषयों या प्रकरण क्षेत्रों से ज्ञान और दृष्टिकोण के एकीकरण और उनकी अंतः क्रिया को संदर्भित करता है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। योगात्मक आकलन है, पहला है विद्यार्थियों की प्रगति का निरंतर अनुवीक्षण है, दूसरा है शिक्षण अधिगम में परिवर्तन करने हेतु प्रतिपुष्टि मुहैया कराने के लिए होता है, तीसरा है विद्यार्थियों को पास अथवा फेल करने के लिए मार्गदर्शक माना जाता है और चौथा है विद्यार्थियों के अधिगम में कमी की पहचान करने में तथा उन्हें ठीक करने के लिए होता है। योगात्मक आकलन का प्राथमिक उद्देश्य छात्रों के अधिगम के परिणामों का आकलन करना और किसी विशेष विषय या पाठ्यक्रम में उनकी उपलब्धि या प्रवीणता का स्तर निर्धारित करना है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 की कहानी सपेरों की पाठ में सपेरे जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठी करते और उनसे दवाइयां बनाते हैं। वे सूखी लौकी से बनाई जाने वाली बीन बजाते हैं। सांप खेतों में चूहों को खाते हैं, नहीं तो वे फसलों को खा जाएंगे। यह सभी तथ्य निम्नलिखित में से किसे सूचित करते हैं? पहला है पौधों, मनुष्य और जानवरों के अंतर संबंध, दूसरा है पौधों, मनुष्य और जानवरों की अन्योन्य आश्रितता, तीसरा है पौधे, मनुष्य और जानवरों की परस्पर निर्भरता और चौथा है पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत दृष्टिकोण। तो इसमें ए सही है, बी सही है, सी सही है। पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत दृष्टिकोण ये पाठ नहीं सूचित करते हैं, तो इसमें ए बी सी सही है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 5वीं के पर्यावरण अध्ययन पाठ चखने से पचने तक में यह बताया गया है कि कुछ चीजें चखने के बाद झुम्पा बोली सी सी सी। सोचो उसने क्या खाया होगा। लेखक इसे निम्नलिखित में से किससे संबंधित करने का प्रयास कर रहा है? पहला है बच्चे के अनुभव, दूसरा है संवेदी अन्वेषण, तीसरा है कल्पना और चौथा है खाद्य पदार्थों के विभिन्न स्वाद। तो जो ये दिया गया है कि जो झुम्पा है वह कुछ खाने के बाद कहती है सी सी सी, तो लेखक इसे निम्नलिखित में से किससे संबंधित करने का प्रयास कर रहा है? तो वह बच्चे के अनुभव से संबंधित करने का प्रयास कर रहा है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे का विभिन्न खाद्य पदार्थों को चखने का अनुभव उनकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं, संवेदनशीलता और पूर्व अनुभवों से आकार लेता है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन में क्रियाकलाप पद्धति संबंधित है। पहला है अमूर्त प्रत्ययों को कंठस्थ करने से, तो कंठस्थ करने वाला होगा ही नहीं, पहले ही काट दीजिए, अब 3 ही बचे हैं आपके पास। दूसरा है विद्यार्थियों के अधिगम के सभी तीनों आयामों को शामिल करने से, तीसरा है संवेदी गामक अनुभवों द्वारा प्रत्ययों को समझने से और चौथा है शिक्षण के लिए विषय वस्तु पर आधारित पद्धति के प्रयोग से। तो इसमें बी सही है, विद्यार्थियों के अधिगम के सभी तीनों आयामों को शामिल करने से। 3 आयाम कौन कौन से हैं? संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। तो ये 3 आयाम हैं। 20 में सही हो गया। संवेदी गामक अनुभवों द्वारा प्रत्ययों को समझने से, ये भी सही है। शिक्षण के लिए विषय वस्तु पर आधारित पद्धति के प्रयोग से, ये इसमें गलत है। बी और सी इसमें सही है। जो क्रियाकलाप पद्धति है एक शैक्षिक दृष्टिकोण को संदर्भित करती है जो विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से व्यवहारिक अनुभवात्मक अधिगम पर बल देता है। यह एक शिक्षार्थी केंद्रित अधिगम है, तो ये भी याद रखिएगा। बी और सी सही है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंजरी के घर बर्तन मांजने वाली ऊषा शनिवार को नहीं आई। दादाजी ने कहा यह 10 महीने में तीसरी बार है जब उसने बिना बताए छुट्टी ली है। हमें इस छुट्टी के लिए उसे दिए जाने वाले पैसों में से पैसा काटना पड़ेगा। मंजरी को ऊषा के लिए बुरा लग रहा था। वह अपने परिवार को सहारा देने के लिए काम कर रही थी और स्कूल भी नहीं जाती थी। मंजरी ने दादाजी से कहा कि वे ऐसा ना करें। मंजरी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्यचर्या अपेक्षा प्रदर्शित की जा रही है? पहला है नजदीकी पर्यावरण के बारे में जागरूकता, दूसरा है नजदीकी पर्यावरण में मानव संसाधन के प्रति संवेदनशीलता का विकास, तीसरा है न्याय और मानवीय गरिमा के सम्मान को संबंधित
न्याय और मानवीय गरिमा के सम्मान से संबंधित मुद्दा उठाना, और चौथा है नजदीकी परिवेश के साथ अंतःक्रिया द्वारा अवलोकन कौशल का विकास। तो मंजरी जो है, ऊषा के लिए उसे खेद हो रहा है, क्योंकि ऊषा जो है अपने परिवार का समर्थन करने के लिए काम करती है, स्कूल भी नहीं जाती है। तो इसमें पूछा गया है कि मंजरी द्वारा कौन सी पाठ्यचर्या प्रदर्शित की जा रही है, तो न्याय और मानवीय गरिमा के सम्मान से संबंधित मुद्दा उठाना तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन एकीकृत दृष्टिकोण विषयगत उपागम को निम्नलिखित में से किस कारक के कारण प्रस्तुत करता है? पहला है एक जुड़ी हुई और परस्पर संबंधित समझ के लिए, दूसरा है बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए, तीसरा है विषयों की पारंपरिक सीमाओं से परे जाने के लिए, और चौथा है बालक के चिंतन कौशलों को प्रारंभ करने के लिए। तो पर्यावरण अध्ययन का एक एकीकृत दृष्टिकोण विषयगत उपागम को किस कारक के कारण प्रस्तुत करता है? तो एक जुड़ी हुई और परस्पर संबंधित समझ के लिए। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। विषयगत उपागम को अपनाने से पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत दृष्टिकोण पर्यावरण की अधिक समग्र समझ को प्रोत्साहन देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में सह पाठ्यचर्या गतिविधियों के महत्व को किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है? पहला है खेल कूद की प्रतियोगिताओं का आयोजन करके, दूसरा है सार्वजनिक बोलचाल भाषण की गतिविधियों को प्रोत्साहित करके, तीसरा है मनोरंजक फिल्में बनाकर, और चौथा है विद्यार्थियों को विविध प्रकार के व्यवसायों के लिए तैयार करके। तो प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के अधिगम में सह पाठ्यचर्या गतिविधियों के महत्व को किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है? तो सार्वजनिक बोलचाल भाषण की गतिविधियों को प्रोत्साहित करके। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसके उदाहरण क्या हैं? जैसे वाद विवाद है, प्रस्तुतियां या पर्यावरणीय विषयों पर चर्चा, ये सब इसके उदाहरण हैं, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते। अगला प्रश्न दिया गया है, आनंद की मम्मी उसके घर के मंदिर में भगवान के सामने प्लेट में प्रसाद में तुलसी का पत्ता रखकर चढ़ाती हैं। वह इसे कक्षा में अध्यापक को बताता है। अध्यापक इस अनुभव का प्रयोग पौधे के अध्ययन के समग्र दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सोचते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव प्रभावी होगा? पहला है विद्यार्थियों को तुलसी पत्ते के औषधि गुणों तथा उन त्योहारों के बारे में बताएं जिससे तुलसी पौधा संबंधित है, जैसे तुलसी विवाह। दूसरा है विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं में कार्य कर विभिन्न पौधों की पत्तियों का अन्वेषण करके उनके सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व खोजने को कहें। तीसरा है पत्ते तथा उनके सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व को प्रस्तुत करने हेतु वीडियो प्रस्तुतिकरण प्रदर्शित करें, और चौथा है विद्यार्थियों को बगीचे में क्षेत्र भ्रमण पर कर ले जाएं और विभिन्न पत्तियों के उपयोग पर चर्चा करें। तो इस प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। विद्यार्थियों से समूह परियोजना में कार्य कर विभिन्न पौधों की पत्तियों का अन्वेषण करके उनके सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व खोजने को कहें। इसमें बच्चे संलग्न होंगे और सक्रिय रूप से भाग लेंगे। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा तीसरी की विद्यार्थी तरनजीत अपने शिक्षक से पूछती है, डैडी के दाढ़ी मूछ क्यों है जबकि मम्मी के नहीं? मम्मी सिर पर बिंदी क्यों लगाती हैं? हाथ में चूड़ी क्यों पहनती हैं जबकि डैडी ऐसा नहीं करते? यह द्वितीयक लैंगिक लक्षण एवं जेंडर की बात कर रही है। इसका जवाब देने का सही तरीका क्या होगा? पहला है यह उम्र इस तरह के जटिल विषयों पर बात करने की नहीं है। दूसरा है विद्यार्थियों को विभिन्न जानवरों के नर व मादा अलग कैसे दिखते हैं व घर पर नर व मादा जेंडर की विभिन्न भूमिकाओं पर परियोजना दें। तीसरा है द्वितीयक लैंगिक लक्षणों एवं जेंडर भूमिकाओं पर वीडियो प्रस्तुतिकरण करें, और चौथा है विद्यार्थियों को समझाना कि जेंडर एक सामाजिक निर्मित है जबकि लिंग जैव की अवधारणा है। अब बच्ची है कक्षा तीसरी की और क्या पूछती है कि डैडी की दाढ़ी मूछ क्यों है, मम्मी की नहीं है, और मम्मी बिंदी लगाती हैं, हाथ में चूड़ी पहनती हैं और डैडी ऐसा नहीं करते। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को विभिन्न जानवरों के नर व मादा अलग कैसे दिखते हैं व घर पर नर व मादा जेंडर की विभिन्न भूमिकाओं पर परियोजना दे। तो बच्ची जो है अच्छे ढंग से समझ पाएगी और उसे कारण भी समझ में आएगा। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्राथमिक स्तर के बच्चों को भोजन का थीम पढ़ाने के लिए यात्रा या भ्रमण का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि पहला है यह उन्हें खाद्य पदार्थों को उगाने की विभिन्न विधियों का अवलोकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। दूसरा है उन्हें अपनी एकरस दिनचर्या से छूट मिल सकती है तथा वे आनंद आनंद मना सकते हैं। तीसरा है वे संतुलित आहार की भूमिका को समझ सकते हैं। और चौथा है उन्हें प्रश्नों को नोट कर लेना चाहिए तथा घर वापस लौटने के बाद अपने माता पिता से पूछना चाहिए। तो इस प्रश्न में आपका पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा, यह उन्हें खाद्य पदार्थों को उगाने की विभिन्न विधियों का अवलोकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, गुलफाम कक्षा में सलाद निर्माण गतिविधि में भाग ले रहा था। प्याज काटते समय उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखों में से पानी आ रहा है। उसने अपनी शिक्षक से कहा, अब मैं नाटक के उस दृश्य में रोक सकता हूँ जिसमें मेरी घड़ी खो गई है। मेरे दृश्य से पहले स्टेज के पीछे मैं प्याज काट लूंगा। पर्यावरण अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा इससे संबंधित है? पहला विकल्प दिया गया है, बालक को खोजी एवं व्यवहारिक गतिविधि में संलग्न करना। दूसरा है अवलोकन एवं निष्कर्ष द्वारा मनोगत्यात्मक कौशलों का अर्जन। तीसरा है विभिन्न प्रकार के अनुभव और बुनियादी समझ ग्रहण करना। और चौथा है नजदीकी परिवेश में मानवीय संसाधनों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। तो इस प्रश्न में आपका जो विकल्प सही है वह है दूसरा विकल्प, अवलोकन एवं निष्कर्ष द्वारा मनोगत्यात्मक कौशल अर्जित करना। क्योंकि जो गुलफाम है वह प्याज काट रहा था तो उसकी आंखों में पानी आ रहा था, तो उसने अपने शिक्षक से कहा कि अब मैं नाटक के दृश्य में रो सकता हूँ जिसमें मेरी घड़ी खो गई है। मेरे दृश्य से पहले स्टेज के पीछे मैं प्याज काट लूंगा। तो अवलोकन एवं निष्कर्ष द्वारा मनोगत्यात्मक कौशलों का अर्जन, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मनोगत्यात्मक कौशल क्या है? तो शारीरिक कार्यों या क्रियाओं को करने की क्षमता को ये संदर्भित करते हैं जिसमें मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच समन्वय शामिल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीतिका ने उसके पापा से पूछा, आप दादी को माँ क्यों कहते हो जबकि पड़ोस की आंटी उन्हें आंटी कहती हैं। रिक्शे वाला उन्हें मौसी कहता है जबकि सब्जी वाला उन्हें ताई कहता है। क्या वह एक ही व्यक्ति नहीं है? गीतिका के पापा जो शिक्षक हैं यह सोचते हैं कि यह उप विषय संबंध पढ़ाने हेतु उपयुक्त सवाल है। निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का कौन सा उद्देश्य इससे संबंधित है? पहला है सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों की समझ। दूसरा है जीवंत अनुभवों और जीवन के सामाजिक पक्ष से उपजी समझ का विकास। तीसरा है बालक को जिज्ञासु बनाना। और चौथा है प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें लोग शामिल हो के संबंध में बालक की जिज्ञासा का पोषण करना। तो इस प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, जीवंत अनुभवों और जीवन के सामाजिक पक्ष से उपजी समझ का विकास। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न है ये, रेहान लगातार छींके जा रहा था। अम्मा ने उसके लिए हल्दी, शहद, अजवाइन, नींबू, अदरक, काली मिर्च और तुलसी पत्ते का उपयोग कर काढ़ा बनाया। अगले दिन वह स्वस्थ महसूस कर रहा था और वह स्कूल गया। उसने अम्मा से उसे काढ़ा बनाना सिखाने के लिए कहा। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य शामिल है? पहला लिखा है समझना, दूसरा निर्माण करना, तीसरा प्रयोग करना और चौथा है याद करना। तो इसमें याद करना शामिल नहीं है, बाकी सभी सही है। ABC सही है इसमें। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ये पेपर था 18 जनवरी वाला। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताया कीजिए और वीडियो को शेयर भी जरूर किया कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।